Students, I welcome you all in this class. We are studying work, power and energy chapter, and in last few classes we have tried to understand the work energy theorem and the law of conservation of mechanical energy. Last thing that we were discussing was motion in vertical circle. Today let us do few examples. After that we will move on to relationship of potential energy with conservative force. We already know that, but this time we will look at it from a different perspective. We will try to understand how we can understand the nature of the force by looking at the potential energy function. So, first of all, let us have couple of examples on what we have studied till date. This is an ideal spring of force constant K. A block is tied to the spring. Block has mass m. This is natural length of the spring. मैंने ब्लॉक को ऐसे सपोर्ट करके रखा है ना, मैंने ब्लॉक को होल्ड करके रखा है. दिस इज अनस्ट्रेच्ड पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग इज नीदर स्ट्रेच्ड नॉर कॉम्प्रेस्ड. मैंने ब्लॉक को ऐसा सपोर्ट देके रखा है. सडनली आई रिमूव माई हैंड, सडनली आई रिमूव दिस सपोर्ट. I allow the block to fall freely. I allow the block to fall. So, what is the maximum distance through which the block will fall, or what will be the maximum extension in the spring after the block is released? Find maximum extension in the spring after the block is released. Students, give it a try. वीडियो पॉज करके ट्राई करो. देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई लोग इसका आंसर ये बता रहे हैं ना, काफी सारे लोग. ये सही आंसर नहीं है. क्यों? इसको समझना है. जैसे ही तुमने ब्लॉक को छोड़ा, ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट फोर्स. स्प्रिंग का फोर्स इनिशियली 0 है. स्प्रिंग अभी स्ट्रेच नहीं है, वो नेचुरल लेंथ में है. जैसे ही ब्लॉक को छोड़ा, उस पर एक ही फोर्स है, mg. ब्लॉक का एक्सेलरेशन है g. जैसे ही छोड़ा आपने, ब्लॉक का एक्सेलरेशन है g. ब्लॉक नीचे चला, कुछ दूर नीचे जाने पे स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई. स्प्रिंग के स्ट्रेच होने से स्प्रिंग ने एक फोर्स अपवर्ड अप्लाई करना शुरू किया. सो अपार्ट फ्रॉम mg, द ब्लॉक is also experiencing this new force kx. So net downward force is less than mg. सिर्फ mg था, अब net downward force है mg minus kx. So certainly acceleration is less than g. But if mg is greater than kx, then acceleration is still downward. ब्लॉक की स्पीड बढ़ रही है. स्पीड बढ़ रही है. अभी स्प्रिंग थोड़ी सी खींची है,
तो k इंटू एक्स, एक्स छोटा नंबर है, एक छोटा फोर्स है, बातचीत में आसानी के लिए चलो मान लेते हैं mg 10 न्यूटन है, अभी ये स्प्रिंग फोर्स सिर्फ 2 न्यूटन है, x छोटा है, अभी थोड़ी सी स्प्रिंग खींची, ये 10 ये 2, तो नेट फोर्स तो अभी भी 8 न्यूटन डाउनवर्ड है, अभी भी ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी स्पीड तो अभी भी बढ़ती चली जा रही है। अब थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक और नीचे आ गया, x और बड़ा हो गया और k इंटू एक्स की वैल्यू लेटर से 7 न्यूटन हो गई। mg है 10, k इंटू एक्स है 7, x बढ़ने से kx बढ़ता जा रहा है, अभी भी mg kx से बड़ा है, इसलिए एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड है, अभी भी ब्लॉक की स्पीड बढ़ रही है। थोड़ा सा और नीचे जाने पे एक ऐसी जगह आएगी जहां पे kx ठीक 10 हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे mg और इसको मैं x0 बोल रहा हूं, स्प्रिंग x0 खींची है सच दैट mg इज इक्वल टू kx0। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम उस पोजीशन को कहेंगे, उस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, हम कहेंगे जिस पोजीशन पे ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है। अगर mg 10 न्यूटन है, kx0 भी 10 न्यूटन है, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हुआ। ये वो जगह है जहां ब्लॉक पे एक्सेलरेशन, ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लॉक यहां रुक जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने यही लिखा कि mg इज इक्वल टू kx0 होने से ब्लॉक रुक गया, यही मैक्सिमम एक्सटेंशन है। ये गलत है, क्योंकि यहां से यहां तक हर समय mg जो था वो kx से बड़ा था, ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउनवर्ड था, ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, ब्लॉक की स्पीड तो बढ़ रही थी। जैसे आपने यहां से छोड़ा, स्पीड 0, स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ती ही चली जा रही थी। क्यों? क्योंकि अभी से अभी तक ये फोर्स इससे बड़ा था। ये पहली बार हुआ है जब kx mg के बराबर हो पाया है। तो यहां से यहां तक आने में ब्लॉक के पास काफी स्पीड थी, काफी स्पीड आ गई है, और ये सडनली नहीं रुक जाएगा। ये तो पहली बार हुआ कि फोर्स 0 हो गया। कोई चीज चल रही है, उसको आप धक्का दे रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अगर आप फोर्स हटा दें तो वो ऑब्जेक्ट वहीं रुक नहीं जाएगी, उसके पास बहुत स्पीड है, बहुत काइनेटिक एनर्जी है, वो अभी कुछ और आगे जाएगी, ये पक्की बात है। तो यहां से यहां तक आने में ब्लॉक के पास काफी स्पीड आ गई है, क्योंकि वो लगातार एक्सेलरेट हो रहा था। अब ये ब्लॉक जैसे ही इस पॉइंट के आगे चलता है, देखिए, जैसे ही इक्विलिब्रियम के आगे चलता है, mg से बड़ा फोर्स kx हो गया। क्यों? x तो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज इंक्रीजिंग। अभी kx mg के बराबर हो चुका है, ब्लॉक और नीचे चला, x और बढ़ा, तो kx की वैल्यू mg से बड़ी हो गई। फॉर एग्जाम्पल kx 12 न्यूटन हो गया मान लो, और mg 10 है, mg 10 है, kx 12 है, तो नेट फोर्स अपवर्ड हो गया ना, 2 न्यूटन। तो जब नेट फोर्स अपवर्ड हो गया तो ये ब्लॉक स्लो होने लगा, अब ये रिटार्ड होने लगा, अब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, क्योंकि kx mg से बड़ा है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पे kx0 पहली बार mg के इक्वल हुआ था। वहां ब्लॉक रुका क्यों नहीं? क्योंकि यहां से यहां तक आते में वो लगातार स्पीड अप हो रहा था, उसके पास एक एक्सेलरेशन था, उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही थी। यहां पहुंचकर उसके पास बहुत स्पीड है, तो वो फर्दर नीचे जाएगा। लेकिन यहां से जैसे ही नीचे चला, अब kx की वैल्यू mg से बड़ी हो गई, क्योंकि kx ऑलरेडी mg के इक्वल था, अब x बड़ा होने से kx mg से बड़ा हो गया।
जैसे ये 12, ये 10, तो नेट फोर्स अपवर्ड हो गया, इसलिए ब्लॉक स्लो होने लगा और ये अल्टीमेटली रिटार्डेशन की वजह से कहीं यहां जाकर रुक जाएगा। इस पॉइंट पे फाइनली ब्लॉक जाकर रुक गया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ब्लॉक रुका, लेट अस से वहां स्प्रिंग एक्स स्ट्रेस्ड है, मान लीजिए, इसको बल्कि कुछ और नाम दे देते हैं, x1 नाम दे देते हैं। चलिए, स्प्रिंग x1 स्ट्रेस्ड है जहां पे ब्लॉक रुक गया। क्या यहां ब्लॉक पे फोर्स 0 है? आंसर है नहीं, फोर्स तो यहां 0 था, इसके काफी नीचे चले गए आप। kx बहुत बड़ा फोर्स है, kx जो है वो mg से कहीं बड़ा फोर्स है। स्प्रिंग बहुत स्ट्रेच्ड है, ऊपर का फोर्स 20, नीचे का 10, ऐसी सिचुएशन है। तो इसकी वजह से ये ब्लॉक अब वापस ऊपर की तरफ स्पीड अप होने लगेगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगेगा। और ऐसा डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आप जानते हैं कि इस स्प्रिंग से बांध के ब्लॉक को छोड़ दें तो ब्लॉक यहाँ कुछ ऐसा ऑसिलेट करता है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ रुका नहीं रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। वेलोसिटी तो इस जगह पे 0 हो गई, लेकिन एक नेट अपवर्ड फोर्स है और इसके पास एक बड़ा एक्सेलरेशन है ऊपर। इसकी वेलोसिटी अब अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी और ये ब्लॉक ऐसा ऑसिलेट करेगा। इस ऑसिलेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे आने वाले एक चैप्टर में करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम इस ऑसिलेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर रहे हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, एसएचएम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सवाल में सिर्फ ये पूछा गया था कि व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग आफ्टर द ब्लॉक इज रिलीज्ड। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ये नेचुरल लेंथ, ये डॉटेड लाइन, यहां से x1 नीचे जाकर ब्लॉक रुक गया। इस पॉइंट की पहचान ये नहीं है कि यहां फोर्स 0 है ब्लॉक पे, इस पॉइंट की पहचान ये है कि ब्लॉक की स्पीड 0 है। So at the extreme position or at the lowest position, block is at rest. At the lowest position, the block is at rest. Let us apply energy conservation principle, law of conservation of mechanical energy between the initial position and final position of this system. What is our initial position? The position from where the block was released. What is the final position? We are considering this as final position when the block comes to rest at the lowest position. So during this course of during its course of motion, block is being acted upon by two forces. One is mg and the other one is spring force. Both the forces happen to be conservative forces. तो दोनों फोर्स कंजर्वेटिव है, इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैन बी अप्लाइड। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल is kinetic energy initial plus potential energy initial. आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी लिखा होगा और आपके आंसर भी सही आए होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज ठीक से समझिए कि ये आंसर क्यों गलत है। x0 mg/k क्यों गलत आंसर है? जहां पे फोर्स 0 है वहां वेलोसिटी 0 हो ऐसी जरूरी नहीं है। फोर्स 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। हो सकता है उस समय कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड में चल रहा हो, ये एक एग्जांपल है। जहां ये ब्लॉक रुक गया वहां स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम है। फाइनल पोजीशन, लास्ट डायग्राम, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0। इसी को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। ये जो लोएस्ट पोजीशन है इसी को हम रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। जहां ब्लॉक रुक गया उसी को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0।
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कुछ गलत लिख दिया ना मैंने, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली 0, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो है ना, सो हाफ के x1 स्क्वायर, एक्सट्रीमली सॉरी। इस फाइनल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन स्प्रिंग x1 स्ट्रेच्ड है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 स्क्वायर। काइनेटिक 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक ओरिजिनली यहां था, ये इनिशियल पोजीशन है, इस रेफरेंस लेवल से x1 हाइट पे था, तो m g x1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0। 3 टर्म क्यों लिख रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। पोटेंशियल एनर्जी के 2 टर्म है, एक ग्रेविटेशन वाली और एक स्प्रिंग वाली। फाइनल पोजीशन में mgh वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 स्क्वायर है। इनिशियली जब ब्लॉक यहां था, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, स्प्रिंग में भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, काइनेटिक 0, स्प्रिंग पोटेंशियल 0, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी mgx1। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से हमें x1 मिल जाता है। x1 इज इक्वल टू 2mg/k। x1 is equal to 2mg/k. I hope all of you have understood this question. Let us take one more example. One more simple example. Suppose a chain has been placed on the table and 1/4 of its total length is hanging. L/4 length is hanging, 3L/4 length is on the table. The table is smooth, there is no friction. ये चेन को मैंने यहां पकड़ के रखा है, छोड़ दिया, चेन को होल्ड करके रखा था, छोड़ दिया। अब ये चेन टेबल से ऐसे फिसलने लगी। चेन इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन शोन, ठीक। फाइंड the speed of the chain when the last link leaves the table. ये चेन की आखिरी लिंक जब टेबल को छोड़ दे, उस समय चेन की स्पीड क्या ये बतानी है आपको। गिव इट ए ट्राई, पॉज द वीडियो। चेन इज यूनिफॉर्म चेन, उसकी बनावट हर जगह एक जैसी है। Again, in absence of friction,
The only work performing force on the chain is mg, gravitational pull of earth. There is a normal reaction force acting on the chain, normal reaction applied by the table, but that particular force is not performing any work. As you all know, normal reaction is perpendicular to displacement. So no work is being done by normal reaction force. As the chain moves, only gravitational force performs work. So when only conservative forces are doing work, we all again know that law of conservation of mechanical energy can be applied. Law of conservation of mechanical energy can be applied. So this is the initial position and this is the final position. The entire chain having length L is off the table now. This last link has just moved out of the table right now. The whole chain is falling with speed v. Of course, each and every point must have same speed because a chain is a continuous body, rigid body. इस point की speed 10 और इस point की speed 5 नहीं हो सकती. The whole thing is moving with one single speed. So this is initial position when velocity is 0. Chain is released from this position, and this is final position when the whole chain is moving with speed v. We have to calculate this speed v. And as we have already said that law of conservation of mechanical energy can be applied here. So let us apply that law of conservation of mechanical energy. देखिए, kinetic final, potential final is kinetic initial, potential initial. Kinetic plus potential energy का सम कांस्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको लिखने के लिए हम इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं. इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं. यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है. अब एक टेबल को रेफरेंस लेवल मान लिया. फाइनल काइनेटिक एनर्जी is half mv square, where m stands for mass of the chain. Can you tell me what is potential energy of the chain in this position? ऐसा आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर एक रॉड है ऐसा, ये रेफरेंस लेवल है, पूरे रॉड के मास को आप इसके सेंटर पे रखा मान सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 लिख सकते हो. बिल्कुल वैसे ही चेन एक रॉड की तरह ही है. इस पूरे चेन के मास को हम इसके सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं, और सेंटर मींस रेफरेंस लेवल से L/2 नीचे. तो चेन की पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं -mgl/2. माइनस क्यों लिखा? क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है मास. रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर कोई मास हो तो mgh पॉजिटिव, रेफरेंस लेवल से h नीचे कोई मास हो तो -mgh. सो अगर एक ऐसा रॉड रखा है, इसके पूरे मास को इसके सेंटर पे मान सकते हैं. ऐसे ये चेन है, इसके पूरे मास को हम इसके सेंटर पे मान सकते हैं. तो जो पूरा मास है वो रेफरेंस लेवल से L/2 नीचे है. सो mgl/2 with a negative sign, that is the potential energy. What is kinetic energy initial? The system is released from rest. No kinetic energy. What is potential energy initial? देखो ये जो 3/4 मास चेन का यहां रखा है, ये तो रेफरेंस लेवल पे ही रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है. ये m/4 मास हैंगिंग है, 1/4 ऑफ द लेंथ इज हैंगिंग. m/4 मास हैंगिंग है और m/4 मास को हम L/4 नीचे नहीं,
L/8 नीचे मानेंगे। ये जो हैंगिंग पार्ट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मैं इसके पूरे मास को इसके सेंटर पे मानूंगा। तो रेफरेंस लेवल से L/8 नीचे m/4 मास है, इसका मास m/4 है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस m/4 g L/8। देखो कैसे लिखा, रेफरेंस लेवल से h नीचे तो माइनस mgh, रेफरेंस लेवल से L/8 नीचे सो माइनस m/4 g L/8। ठीक है, सो दिस टेल्स यू द वैल्यू ऑफ v। आप यहां से v कैलकुलेट कर सकते हैं। m कैंसिल हो गया, 1/2 1/2 1/2 भी कैंसिल कर दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू GL माइनस GL/16। so this is 15 GL/16। so v is equal to under root of 15 GL/16। so this is our answer। ठीक है, ठीक से कैलकुलेशन चेक कर लो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ I will move on to potential energy function, and after finishing of that topic we may again consider more examples on this particular chapter, maybe in the next class. So let us move on to देखो, अभी तक हमने दो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिखे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh, where h is height from reference level. Spring potential energy is given by half kx square, where x is stretch or compression in the spring. So students, in general किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने दो सिंपल एग्जांपल लिए, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स, पर इन जनरल एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर या mgh ऐसा एक्सप्रेशन ना हो, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो। पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को देखकर करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसी को सीखने की कोशिश हम इस टॉपिक में करेंगे। तो मैं आपको पहले ये याद करा दूं, कंसिडर वन डायमेंशनल केस ओनली। लेट अस कंसिडर वन डायमेंशनल केस ओनली। से पार्टिकल इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। इस पे एक कंजर्वेटिव फोर्स F एक्ट कर रहा है। पार्टिकल किसी कोऑर्डिनेट x पे, अगर ये पार्टिकल dx डिस्प्लेस होता है, dx, तो वर्क डन बाय फोर्स इज F dx। लेट अस कंसिडर ए वेरी सिंपल वन डायमेंशनल केस। एक्स एक्सिस पे पार्टिकल चल सकता है, फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। पार्टिकल किसी कोऑर्डिनेट x पे है, फोर्स F लग रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, वर्क डन बाय फोर्स इज F dx। dx इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल अगर यहां से यहां गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ?
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, du is negative of work done by the conservative force. Change in potential energy du is given by minus f dx, right? फोर्स f कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लगते हुए पार्टिकल dx डिस्प्लेस हुआ, f dx फोर्स का वर्क डन है, फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव, दैट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल यहां से यहां गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी बदली, du, यहां u थी, यहां u प्लस du हो गई। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की u थी, जब वो यहां पहुंचा तो वो u प्लस du हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल du is negative of work done by this force. So negative of this. So from here one can see that F is equal to minus du by dx. F is equal to minus du by dx. ठीक है, from here one can see that f is equal to minus du by dx, which means अगर u पता है x के टर्म्स में, तो यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन फाइंड द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मुझे ये दिया हुआ हो कि यहाँ 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 जब पार्टिकल होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, किसी x कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर मुझे ये गिवन हो तो मैं करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स को इस इक्वेशन की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पार्टिकल एक स्प्रिंग से बंधा ब्लॉक हो सकता है, और ऐसा मान लो ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, यहीं पे हमने ओरिजिन ले लिया x0, ये x एक्सिस है, ये पार्टिकल स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग से बंधा चल रहा है। जब कोऑर्डिनेट x पे आप हैं, आपको दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एट कोऑर्डिनेट x द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, रादर व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय x पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। व्हाट कैन यू से अबाउट द करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट कैन यू से अबाउट द स्प्रिंग फोर्स। सपोज स्प्रिंग फोर्स के बारे में नहीं पढ़ाकर मैंने तुम्हें पहले ये पढ़ाया होता कि एक स्प्रिंग अगर एक्स खींची है या कॉम्प्रेस्ड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, फोर्स के बारे में नहीं जानते। इस इक्वेशन से आप फोर्स के बारे में लिख सकते हैं, द करस्पॉन्डिंग फोर्स इज माइनस du बाई dx। देखो k कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2x हो जाएगा, होगा ना। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 इस फॉर्मूले से, तो ये बन गया माइनस के एक्स। सो दिस इक्वेशन टेल्स यू दैट द कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व्ड is given by minus kx. You shouldn't be surprised at this minus sign. In fact, this minus sign is properly telling you the direction of the spring force. कैसे? जब पार्टिकल पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट पे, जैसे यहां है, x की वैल्यू 2 है, मान लो x कोऑर्डिनेट 2 मीटर पे है, तो ये इक्वेशन बता रहा है कि फोर्स इज निगेटिव, माइनस के इंटू एक्स की वैल्यू 2 मीटर, के 10 है तो माइनस 20, 10 इंटू 2, माइनस 20 का मतलब हुआ स्प्रिंग फोर्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में इधर लग रहा है, जो बिल्कुल सही है। अगर यही स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होती, ये पार्टिकल यहां होता, एक्स कॉम्प्रेस्ड होती, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता, जैसे एक्स की वैल्यू -2 होती तो ये पॉजिटिव नंबर होता, एक्स की जगह -2 लिखो तो ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जो बताता कि स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हाँ जी, अगर स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है तो पार्टिकल को इधर की तरफ धक्का दे रही है। तो ये इक्वेशन आपको हेल्प करता है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जानने में, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की जानकारी हो। यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, मुझे पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे होने से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी है,
सिमिलरली कहीं रेफरेंस लेवल डिफाइन कर दिया, तो x हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx है। वहां भी हम ये इक्वेशन अप्लाई करके फोर्स के बारे में पता कर सकते हैं कि फोर्स mg है। खुद करके आप देखिए। देखो, सपोज ये डायटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, इसमें 2 एटम है। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन के एटम है, इनके बीच का सेपरेशन अगर x है तो ये एटम एक दूसरे से एक फोर्स से जुड़े हैं, ये अलग नहीं होते आसानी से। O और O ने एक दूसरे को बांध के रखा है। इन दोनों एटम्स के बीच का फोर्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम बंधे हैं, इन दोनों एटम्स के बीच की दूरी अगर x है तो एक दूसरे के ऊपर ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स इंटर एटॉमिक फोर्स, let us say this force is given by, some constant A divided by x raised to the power 6 minus some constant B divided by x raised to the power 12। मान लो ये 2 ऑक्सीजन एटम के बीच का फोर्स, वेरी सॉरी मैं आपको फोर्स क्यों बता रहा हूं, एक्सट्रीमली सॉरी। इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में एक फोर्स है और इस फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों एटम्स के इंटरैक्शन के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों एटम के बीच का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट अस से पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन x पे ऐसे कुछ डिपेंड करती है, A and B are 2 constants, A and B are 2 constants। मान लो 1 मिनट के लिए ऐसा, तो हम इन दोनों एटम के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में क्या कह सकते हैं? दोनों एटम एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं जब उनके बीच का सेपरेशन x है। जब हमसे ऐसा पूछा जाए तो हम लिखेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स इज माइनस du by dx। ऐसा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन याद है, ये x की पावर -6 है, a तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा -6 x की पावर -7 -6 n x रेज टू द पावर n-1, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो, एंड सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -12 x रेज टू द पावर -13। इस क्वेश्चन में, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे को बांध के रखते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए हम एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। एटम्स के बीच की दूरी को अगर बदला जाए तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। आप एकदम सिंपलिस्टिक व्यू ऐसा ले सकते हो कि ये जो दोनों एटम है, मान लो 1 मिनट के लिए कि एक स्प्रिंग से बंद है, लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स kx जैसा सिंपल फोर्स नहीं है, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बदलने वाला फोर्स है। ये फोर्स इन दोनों एटम के बीच की दूरी के साथ बदलता है, लेकिन सिंपल एक्सप्रेशन नहीं है kx, कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन है। उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। फोर्स कैसे लिखेंगे? -du by dx।
तो अभी जो मैंने निकाला ये du बाई डी एक्स है, इसके आगे एक माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस du बाई डी एक्स. सो द फोर्स विल बी, इट विल बिकम 6a बाई एक्स रेज टू द पावर 7. ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस माइनस, वो माइनस हो गया, 12b एक्स रेज टू द पावर 13. ठीक है. सो दिस इज हाउ फोर्स इज चेंजिंग बिटवीन टू एटम्स. द फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्स. हम उल्टा कर रहे हैं, फोर्स दिया हो पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ऐसा पहले कर चुके. स्प्रिंग फोर्स के एक्स पता है, पोटेंशियल एनर्जी लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स mg पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिफाइन किया mgh. यहां उल्टा है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फोर्स लिखो. तो द करेक्ट रिलेशनशिप इज F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. यही करना है आपको, या आप डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट द आंसर. अगर किसी ने आपसे पूछा फाइंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन, फाइंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स. इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या हुआ, वो सेपरेशन निकालिए, एक्स की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए दोनों एटम एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, दोनों एटम इक्विलिब्रियम में, उन पे फोर्स जीरो है. तो इक्विलिब्रियम वो जगह होगी, एक ऐसा सेपरेशन पॉसिबल है जहां दोनों एटम एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं. वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा जहां फोर्स जीरो है. फोर्स जीरो का मतलब हुआ 6a एक्स रेज टू द पावर 7, 12b एक्स रेज टू द पावर 13. इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स रेज टू द पावर 13 एक्स रेज टू द पावर 7 इज 2b बाई a. x raised to the power 6 is 2b by a. So x is 2b by a raised to the power 1 by 6. x की इस वैल्यू के लिए, इस x पे, लेट अस कॉल इट x नॉट, अगर दोनों एटम हो तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे. दिस इज व्हाट इट मीन्स. देखो, ऐसा हम डे 1 से आपको बताते चले आ रहे हैं कि कई बार दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप हम एक इक्वेशन के थ्रू बताते हैं, और कई क्वेश्चंस में दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप एक ग्राफ के फॉर्म में दिया हो सकता है. तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ कैसे बदल रहा है, ऐसा एक इक्वेशन दिया हो सकता है जैसा इस क्वेश्चन में दिया था. और कई बार ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ कैसे बदल रहा है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. उससे भी हम फोर्स के बारे में काफी कंक्लूजन निकाल सकते हैं. देखिए, imagine this hypothetical situation. Consider an imaginary situation where the potential energy varies with position x as shown in the graph. एक बिल्कुल इमेजिनरी सिचुएशन लीजिए आप. एक पार्टिकल मान लो एक्स एक्सिस पे चल सकता है. एक्स एक्सिस के अलग अलग पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक ग्राफ बना रहा हूं मैं. सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बना रहा हूं. चलो अभी निगेटिव नहीं करता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लेट मी कीप इट ऑल पॉजिटिव.
ऐसा। ये ऐसा कहाँ होता है मत सोचिए, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, मेरे दिमाग की उपज है कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल सकता है। यहाँ प्लीज कुछ लोगों को दिख रहा है कि कोई चीज पहाड़ पे चढ़ी नीचे उतरी, अरे कोई चीज पहाड़ पे नहीं चढ़ती भाई, बस वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। ये ग्राफ है, ये बता रहा है कि जब पार्टिकल यहां है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है 10 जूल। जब पार्टिकल यहां है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल। जब पार्टिकल यहां है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल, ये 5। जब पार्टिकल यहां है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 35 जूल, सो ऑन सो फोर्थ। पार्टिकल यहां चल रहा है पर अलग अलग लोकेशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसे तरीके से बदल रही है। अब ये एक फ्लैट स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए किस किस एक्स कोऑर्डिनेट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसको आप हेडिंग दे दो, इक्विलिब्रियम पोजीशंस। किस किस पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, ध्यान देना। एट इक्विलिब्रियम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, उस पे एक ही कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ इस अजीबोगरीब तरीके से बदल रही है। सवाल में पूछा गया है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे यहां 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 कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब पार्टिकल पे फोर्स 0 होना चाहिए। फोर्स 0 होने का मतलब du बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। अभी अभी आपने पढ़ा ना, फोर्स इज इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स। फोर्स कहां 0 होगा पार्टिकल पे, जहां du बाई डी एक्स 0 होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि du बाई डी एक्स का मतलब है u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप। अगर आप में से कुछ लोग भूल गए हैं तो आपको याद करा दूं कि यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, ये फिसल पट्टी यहां पे स्लोप निगेटिव है। इस ऊंचाई पे टॉप पे और यहां स्लोप 0 है। स्लोप कैसे 0 है, अगर आप इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, चढ़ना मुश्किल है, अब थोड़ा आसान हुआ, अब आसान हुआ, यहां आगे तो लग रहा है कि मैदान पे आ गए थोड़ी देर के लिए। यहां अगर हम इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट डालें तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस लोकेशन पे du बाई डी एक्स 0 है, इसको मैं कोऑर्डिनेट x1 बोल रहा हूं। जब पार्टिकल यहां है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, जैसे 50 जूल, मान लो यहां 50 जूल लिखा है, और इस जगह पर du बाई डी एक्स 0 है। u के बदलने की रेट विथ x 0 है। जैसे पार्टिकल को यहां से बिल्कुल थोड़ा सा मूव करें तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं के बराबर बदलेगी, वो 50 ही रहेगी। ग्राफ एकदम ऐसा फ्लैट जैसा है, यहां जितनी थी उतनी यहां भी है वैल्यू। सो du बाई डी एक्स 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पे है, तो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं एट x इज इक्वल टू x1, सिमिलरली एट x इज इक्वल टू x2। जब पार्टिकल यहां भी ग्राफ का स्लोप 0 है, और इन सभी पोजीशंस पे भी, इन सभी पे मतलब यहां सभी जगह, यहां भी जब पार्टिकल है, मैं एक पॉइंट मार्क कर दे रहा हूं x3, इन सभी पोजीशंस पे ग्राफ फ्लैट है। ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये तो खुद ही पैरेलल है। यहां स्लोप 0 है, du बाई डी एक्स 0 है एट x1, x2 एंड x3, du बाई डी एक्स इज 0। Hence,
x is equal to x1, x2 and x3 are equilibrium positions. इसका मतलब हुआ अगर आप पार्टिकल को यहां x1, फिर से बोल रहा हूं, पार्टिकल इस पहाड़ पे नहीं है, वो ग्राफ है। वो पार्टिकल को अगर आप यहां छोड़ दें, छोड़ दीजिए, 10 साल बाद भी वही मिलेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हम पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, हमें फोर्स के बारे में कुछ पता नहीं। हमें सिर्फ यह बता दिया गया कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चलता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पे ऐसे ऐसे बदलती है। हमें सिर्फ इतनी जानकारी है। इसके आधार पे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट x1 पे du/dx 0 है, मतलब फोर्स 0 है पार्टिकल पे। जब पार्टिकल यहां रखा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसको वहां छोड़ दो, 100 साल तक वहीं मिलेगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे du/dx 0 नहीं है, ग्राफ की स्लोप 0 नहीं है। इसका मतलब यहां रखे पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, लेकिन यहां रखे पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली x2 पर रखे पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहां भी ग्राफ की स्लोप 0 है। x3 पर रखे पार्टिकल पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहां du/dx 0 है। तो x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2, x इज इक्वल टू x3। पार्टिकल को यहां रख दो, यहां रख दो या यहां रख दो, वो इक्विलिब्रियम में है, उस पर नेट फोर्स 0 है। छोड़ दो, 10 घंटे बाद वही मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि यहां पे पार्टिकल को आपने रख के छोड़ा x1 पे कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मैं गया और मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, x1 से उठा के थोड़ा सा आगे रख दिया या थोड़ा सा पीछे रख दिया, क्या होगा? पार्टिकल किधर जाएगा? लेट अस चेक। देखिए, अगर आपने पार्टिकल को उठाकर यहां रख दिया, एकदम इसके थोड़े से बगल में रखा है, मैंने थोड़ा ड्राइंग साफ बने इसलिए दूर में बना दिया है, तो बेटा आप सभी समझते हो कि ये ग्राफ ये कह रहा है यहां पर du/dx निगेटिव है। ये ग्राफ की स्लोप, ये फिसल पट्टी वाले ग्राफ की स्लोप निगेटिव होती है, यहां पे du/dx निगेटिव है। तो अगर मैं पार्टिकल को यहां से उठाकर यहां रख दूं, इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे दूं, x1 प्लस डेल्टा x लिखना ज्यादा अच्छा होगा, पर चलिए ऐसे लिख देते हैं सिंपल, ये पॉइंट ए। अगर मैंने पार्टिकल को पॉइंट स्मॉल ए पे रख दिया, एट ए फोर्स, ऐसा लिख देता हूं, एट ए du/dx is negative. How do I know that? Slope of the graph is negative. स्लोप ही du/dx है, yx ग्राफ का स्लोप ही dy/dx है। इस लोकेशन पे अगर पार्टिकल यहां रख दिया जाए तो du/dx निगेटिव है। इससे पता चल रहा है मुझे कि जो फोर्स है इट इज पॉजिटिव। क्यों? फोर्स होता है माइनस du/dx, ऐसा हम पढ़ रहे हैं। ग्राफ को देख के फोर्स के बारे में अंदाज लगाना है। अगर पार्टिकल इसके पड़ोस में यहां रखा हो तो ग्राफ से मुझे यह खबर मिल रही है कि जो du/dx है वो निगेटिव है, और फोर्स जो होता है वो माइनस du/dx होता है। ये निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव है। फोर्स पॉजिटिव है का मतलब क्या हुआ? फोर्स पॉजिटिव है का मीनिंग हुआ कि अगर पार्टिकल यहां रखा है तो इस पर फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए प्लीज, आप x1 पे पार्टिकल को छोड़कर गए, इक्विलिब्रियम में, कहीं नहीं जाएगा। मैं गया, मैंने इस पार्टिकल को बस थोड़ा सा यहां डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, क्या होगा? अगर आपने पार्टिकल को यहां की बजाय यहां रखा तो उस पर एक फोर्स लग रहा है उस तरफ। इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल, जैसे ही मैंने उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, वो इधर भागता चला जाएगा। दैट मीन्स पोजीशन x1 से दूर चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपने पार्टिकल को यहां रखा हो b पे,
आप यहां छोड़ के गए थे, मैंने उसको उठा के बी पे रख दिया, मैंने उसको बी पे रख दिया। अगर मैंने पॉइंट बी पे पार्टिकल को रखा तो आप देखिए क्या होगा, उस पर फोर्स किधर लगेगा, आप सोच के बताइए। एट बी du by dx is positive. Can you see that? इस पॉइंट पे ये चढ़ाई है, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, विच मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट बी इज निगेटिव। फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल यहां रखा है तो उस पर इधर फोर्स लग रहा है, इधर इधर। अगर पार्टिकल रेड डॉट के इधर रखा है तो उस पर बाईं तरफ फोर्स लग रहा है, अगर पार्टिकल रेड डॉट के इधर रखा है तो उस पर दाईं तरफ फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर उसको आपने जरा भी इधर डिस्टर्ब किया या इधर डिस्टर्ब किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस पॉइंट x1 से दूर चला जाएगा, ये फोर्स इसको यहां से दूर धकेल के ले जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। पार्टिकल है तो यहां इक्विलिब्रियम में, लेकिन जरा भी किसी ने डिस्टर्ब कर दिया ना तो फिर वो वहां से बहुत दूर चला जाएगा। जो फोर्स है वो उसको उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से काफी दूर लेके चला जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम पे वो लौट के शायद नहीं आएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। सो x is equal to x1 is a position of unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा ऐसे x इज इक्वल टू x2 को चेक कीजिए। x इज इक्वल टू x2 पे भी हमने कहा इक्विलिब्रियम है। पार्टिकल को अगर x इज इक्वल टू x2 पे छोड़ दो तो उस पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन अगर आप इसको यहां रखेंगे, अब आप खुद ही समझ जाएंगे, जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। मेरा कहना है, आपने रेड डॉट पे पार्टिकल को छोड़ा, वही रहेगा, फोर्स नहीं है। मैंने उसको उठा के यहां रख दिया, तो ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव, डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मीन्स फोर्स निगेटिव। सो जो फोर्स है वो इस तरफ है। अगर आपने इस पार्टिकल को उठाकर यहां रखा, यहां फिसल पट्टी है, स्लोप निगेटिव है, डी यू बाई डी एक्स निगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है। यहां रखे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव है। क्या देखते हो तुम, पार्टिकल को सी पे रखो या डी पे रखो, ध्यान देना, तुम x2 पे छोड़ दो वहीं रहेगा। मैं गया, मैंने उसको उठा के डी पे रखा और छोड़ दिया, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है वो उसको धकेल के वापस यहां ले आएगा। मैंने इसको उठा के यहां रखा तो जो फोर्स लग रहा है वो वापस उसको इक्विलिब्रियम की तरफ ही पुश कर रहा है। ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ये ऐसा फोर्स है जो पार्टिकल को उसके ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रीस्टोर कर देना चाहता है, धकेल के उसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाना चाहता है। अगर आपने इस पोजीशन से थोड़ा बहुत दाएं बाएं पार्टिकल को रख के छोड़ा तो ये फोर्स उसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ पुश करता है, वो इक्विलिब्रियम पे वापस लेके जाता है। ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। सो मैं यहां लिख देता हूं, x is equal to x2 is position of stable equilibrium. शायद अब फोर्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे। और यहां x is equal to x3, x is equal to x3 पे फोर्स क्या था, 0, du by dx क्या है, 0। अगर आपने पार्टिकल को यहां रखा या यहां रखा तो भी उस पर फोर्स 0 ही है। देखिए ये फ्लैट है, यहां भी du बाई डी एक्स 0 है, यहां भी 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 0। तो पार्टिकल को अगर आपने यहां से थोड़ा बहुत दाएं बाएं रख भी दिया वही रखा रहेगा। अगर आप इसको उठा के यहां से ई पे रख दो या एफ पे रख दो वो ई पे ही रखा रहेगा। क्यों, यहां भी फोर्स 0 था, यहां रखा तो भी फोर्स 0 है, जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। इट विल नॉट गो एनीवेयर। सच इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर नोन एज
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। सो यहां लिख देता हूं, अच्छा एक लाइन और लिख देता हूं, x इज इक्वल टू x2 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द पार्टिकल is disturbed a little from x is equal to x2. The force acting on it will push it back towards ओरिजिनल पोजीशन। ऐसे फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, फोर्स विच इज ट्राइंग टू रीस्टोर द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, रीस्टोरिंग फोर्स। एट x इज इक्वल टू x3 द पार्टिकल इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल, और वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कैसा है? यहां से पार्टिकल को आप थोड़ा बहुत दाएं बाएं रख दो, जहां रखोगे वहीं रखा रहेगा। नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट इवन व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली। नो फोर्स acts on the particle even when it is displaced slightly from x is equal to x3. No force will act on it, right? चलो अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात पे। ध्यान से देखो, किस जगह पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसी लोकेशन जहां पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ लोकल मैक्सिमा बना रहा है। x इज इक्वल टू x1 पे पोटेंशियल एनर्जी लोकली मैक्सिमम है, मतलब आजू बाजू के पॉइंट्स के कंपैरिजन में u की वैल्यू यहां सबसे ज्यादा है। ऐसे पोजीशन पे जहां लोकल मैक्सिमम हो पोटेंशियल एनर्जी का, वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ये एकदम पहचान है, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जहां लोकल मिनिमा बना रहा है, आजू बाजू के x कोऑर्डिनेट्स में कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू x2 पे एक मिनिमा बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉलेस्ट है, मिनिमम है। ऐसे लोकेशन पे जहां पोटेंशियल एनर्जी लोकल मिनिमा बना रही है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है। यहां से पार्टिकल को दायां बायां कहीं भी डिस्टर्ब करके छोड़ोगे ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ पुश कर देगा। और ऐसे पोजीशन जहां पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एकदम फ्लैट है, स्ट्रेट है, वो पोजीशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के पोजीशन होते हैं। तो मैं यहां पे सम अप कर देता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म्स a local maxima at the position of stable equilibrium. Unstable नहीं, कुछ गलत लिख दिया ना, लोकल मिनिमा, ये स्टेबल है, लोकल मिनिमा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. Potential energy forms a local maxima at the position of unstable equilibrium and neutral equilibrium. Potential energy is constant over a range of values of x. इसके नियर अबाउट पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ऐसे जगह पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है.
To give you a very simple practical example, अभी मैंने ग्राफ बनाया था ना, अब मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ये सच में मैं ऐसा एक हिल बना रहा हूं, ये वैली बना रहा हूं, ये फ्लैट प्लेट्यू बना रहा हूं, सच में ये लैंडस्केप है, कुछ ज्यादा ही अच्छा पहाड़ बना दिया मैंने। ये पहाड़ है, सच में पहाड़ है, ग्राफ नहीं है, ये वैली है और ये प्लेट्यू है। हमारे जबलपुर में एक फेमस बैलेंस्ड रॉक है, आपने सुना होगा, कईयों ने देखा भी होगा। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक हिल टॉप के ऊपर पड़ा है, लूज रॉक, बड़ा सा रॉक। इट डज नॉट फॉल, नेट फोर्स ऑन दैट रॉक इज 0, इट इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन किसी ने अगर उसे जाके जरा भी डिस्टर्ब कर दिया, यहां आपने थोड़ा सा धक्का देके छोड़ दिया, अब क्या होगा सोच के देखिए, क्या ये पत्थर वापस यहां जाएगा? नहीं, वो यहां से बहुत दूर चला जाएगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम तो है, फोर्स 0 है, छोड़ दीजिए वहीं रहेगा। लेकिन जरा भी डिस्टर्ब किया, यहां इक्विलिब्रियम तो है, छोड़ दीजिए ही रहेगा, जरा भी डिस्टर्ब किया तो एक ऐसा फोर्स है जो इसको यहां से बहुत दूर ले जाएगा। यहां ऑफ कोर्स वो फोर्स mg का कंपोनेंट है, mg का एक कंपोनेंट है इधर जो इसको दूर लेके चला जाएगा। इस जगह पे अगर कोई एक पत्थर पड़ा हो, ये भी इक्विलिब्रियम में है, छोड़ दीजिए 100 साल यहीं रहेगा। लेकिन इसको अगर आप उठा के यहां रख दें और आप हट जाए तो ये वापस लुढ़क के यहां आ जाएगा, यहां रख दें तो वापस लुढ़क के यहां जाएगा। ये लोकल पोटेंशियल एनर्जी यहां लोकली मिनिमा बना रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, डिप्रेस्ड पॉइंट है, नीचे का पॉइंट है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। यहां पे पत्थर को रखने से mg का जो कंपोनेंट है वो ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करता है, पत्थर को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाता है। अब यहां कोई पत्थर रखा हो, इसको उठा के तुम यहां रख दो, वहीं रखा रहेगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं करता उसमें, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। जहां पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा है वो अनस्टेबल, जहां पोटेंशियल एनर्जी लोकल मिनिमा बना रही है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पोटेंशियल एनर्जी फ्लैट है, कांस्टेंट है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैंने आपको ये बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन पता हो, एक इक्वेशन के फॉर्म में या एक ग्राफ के फॉर्म में, तो हम पार्टिकल पे एक्ट करने वाले फोर्स के बारे में क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। हम पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पोजीशंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस we will end our today's session. Thank you.